प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इलेक्शन 2024, बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। अब की बार शहबाज सरकार, MQM इन, मौलाना फजल रहमान आउट। PTI अपने मैंडेट के हुसूल के लिए अदालतों की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने पार्लिमानी इजलास में 218 मेंबरान के साथ पावर शो कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय करने वालों का पलड़ा किसकी तरफ था? क्या नई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? नए सवालात हैं जो उठ गए हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में धांधली केस की समाअत। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली की दरखास्त जुर्माने के साथ फारिग। रिटायर्ड ब्रिगेडियर के मुतालिक कोर्ट मार्शल होने का भी इंकशाफ। चीफ जस्टिस PTI रहनुमा शौकत बसरा पर बरहम क्यों हुए? मीडिया को भी आड़े हाथों ले लिया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अली अकबर नकवी के गिर्द घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को काउंसिल की शिकायत के बाद इस्तीफा या रिटायरमेंट के बावजूद जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला दे दिया। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर JIT बनाने की मंजूरी दे दी। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे इन क्लासेस। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो रात गए एक स्ट्रक्चर हमने देखा कि वाजे हो गया, नया फॉर्मूला तय हुआ है पावर शेयरिंग का। और जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर अब नजर आ रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं और बाकी जो मामलात हैं, जो इंपॉर्टेंट मामलात हैं, वो भी अपरेंटली तय हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसको? जो प्लान ये था स्टार्ट से, अगर देखें जब ये सब कुछ हो रहा था, खान साहब को हटाया गया, फिर PDM की हुकूमत बनी, तो उसमें सिर्फ एक जो मिसिंग हुआ है, इसमें जो बंदे मिसिंग हैं इस वक्त, तो 2-3 लोग हैं। बाकी तो उसमें प्लान के तहत चल रहे हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब का था कि वो वजीर आजम बनेंगे और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सके। मेरा ख्याल सबसे बड़ी विक्ट्री जो है पावरफुल उनके इदारों की वो ये है कि खान साहब को भी उन्होंने बहर रखा सिस्टम से, नवाज शरीफ साहब भी बहर हो गए सिस्टम से, मौलाना साहब भी बड़ी हद तक वो सिस्टम से बहर हो चुके हैं। सो ये 3 जो हैं जिनको आप कह सकते हैं जो सॉर्ट ऑफ ट्रबल मेकर्स, तीनों में जो मुश्तरका चीज़ है वो खान साहब थे, उन्होंने फटे किए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। नवाज शरीफ साहब भी करते थे। मौलाना साहब की तो आपने तकरीरें सुन ली हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी सुनाई हैं और उनकी तो जनरल बाजवा से उनकी वर्बल लड़ाइयाँ भी होती रहती। सो ये तीनों एक साइड पे हो गए। तो उसमें इक़्तिदार में कौन लोग हैं? वो जो हैं जिनको ये सॉफ्ट कहा जाता है, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं, जो उनको आगे रेजिस्ट नहीं करते, जो इवन एक्सटेंशन देने पे बिलीव रखते हैं। जरदारी साहब जब ये प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन उन्होंने दिलवाई थी उनसे, यूसुफ गिलानी साहब से, और कभी उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने कभी आगे से फटे शटे नहीं किए। वो जब पावर में थे उन्हीं के दौर में जनरल शुजा पाशा साहब थे, DGISI थे, 2 दफ़ा उनको एक्सटेंशन मिली। सो उनका दौर ये देखें, वो उन्होंने फौज के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चले। ऐसे शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा, ये 16-18 महीने में रहे। बहुत बड़ी कमेटी बनी जो फैसला करती है, जिसमें बैठ के उसमें चीफ भी बैठते हैं, उसमें बाकी लोग भी बैठते हैं, जो SIF उनकी जो है उनकी कमेटी बनी, एपेक्स आप उनकी कमेटी कह लें। सो मेन जो थे, जो मैंने कहा ट्रबल मेकर्स, वो उन्होंने साइड पे कर दिए। जरदारी साहब को प्रेसिडेंसी में ले गए और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको पावर में ले गए हैं। अब इसमें अगर 2-4 इसमें चीज़ें हैं कि ये क्या कर सकते हैं। मैं इससे पहले भी एक दफ़ा बात हो चुकी है, ये इनका बड़ा गैम्बल है, स्पेशली इनका ये शरीफ फैमिली का। अच्छा, इट्स लास्ट बिग थिंग। वो जो अपने सर्वाइवल की जंग कहें, ये मौका उन्हें मिला है, जिस तरीके से मिला है, उन पर इल्जामात लगते हैं, रिग्ड किस्म का, मतलब लाइफ लाइन है, ये लास्ट है, मतलब दिस इज द लास्ट वन। अब वो पाकिस्तान अगर 5 साल बाद इलेक्शन हुए तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होंगे, अभी भी हो रहे थे परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। लोग इल्जाम लगाते हैं ना, बहुत सारी चेंजेस किए गए, रिजल्ट में PTA को हराया गया, उनके वोट जो हैं आगे पीछे किए गए हैं और उनको जबरदस्ती इनको बना दिया गया। ये तो बनना नहीं चाह रहे थे, वो तो साद रफीक साहब ने ओपन कहा था हम नहीं बनना चाह रहे थे। सो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एकदम हमने बात भी की थी कि जब आप वजीर आजम बनने लगते हैं, नई हुकूमत बनने लगती है, एक थोड़ी सी खुशी होती है, पटाखे बजते हैं, कि थोड़ी सी कोई होप का एलिमेंट होता है। ये पहली हुकूमत बड़े अरसे बाद आ रही है जिसमें एलिमेंट ऑफ होप जो है वो बड़ा कम है। उसमें जीतने वाले जो हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे आपको कहीं पर, विनिंग स्पिरिट नहीं था, विनिंग स्पिरिट नहीं है। लोगों को आपकी उम्मीद नहीं दिलवा पा रहे कि अब आप जो आ रहे हैं, कोई आप ऐसी क्या नई चीज करेंगे जो माजी में आपकी 3-3, 4-4 हुकूमतें देख, मतलब चौथी दफा अगर देखा जाए, बल्कि 5वीं दफा होगा एक ही घर में वजारत उज़्मा आ रही है, 5वीं दफा। ये कोई मजाक है। 3 दफा नवाज
वज़ीर आज़म रहे हैं, एक दफा शहबाज शरीफ साहब दोबारा फिर बन रहे हैं, कंटिन्यूअस अभी वो फिर बन रहे हैं। सो 5 दफा आप वज़ीर आज़म रहे हैं, 5 दफा वज़ीर आज़म के बाद भी लोग आपसे क्वेश्चन तो करेंगे, परफॉर्मेंस पे भी होगा, आपकी चीज़ों पे भी होगा, आपकी फैमिली रिलेटेड भी होगा, आपकी डेनिसिटी पे भी होगा। सो ये एक इनका सबसे बड़ा बिग चैलेंज तो ये है कि आप आएंगे तो लोगों पे अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी हाई मॉरल ग्राउंड जो चाहिए उनको कैसे आप उनको फुलफिल करेंगे। और आप पे जो इल्ज़ाम लगता है कि फैमिली से बाहर नहीं जाते, मतलब एक मौका ये भी हो सकता था जैसे इन्होंने किया भी था कि शायद खकान अब्बासी साहब को बनाया था, एक हो सकता था कि थोड़ा सा लोगों को चेंज देते, पंजाब में किसी और को लेकर आते मरियम साहबा की बजाय, या यहाँ सेंटर में किसी और को वजीर आजम बनाने की वो उसमें सोचते। वो चीजों पे नहीं जा रहे, अभी भी वो उनका माइंड सेट जो है ना वही वो लॉक्ड है, वो 90s वाला, और वही खड़ा हुआ है कि जी हम हैं तो फिर हम ही चला सकते हैं हमारे बगैर। और बहुत सारे लोग निकल गए हैं इसी रेस में से, इसी वजह से पार्टी छोड़ गए हैं। उसमें आप देख लें, अगर वो तो जवेद हाशमी साहब थे, शायद खकान अब्बासी साहब थे, मेहताब अब्बासी थे, फिर चौधरी निसार अली खान साहब थे, अभी मिफ्ता इस्माइल है, मिफ्ता हो गए, जुबैर साहब हो गए, और बड़े लोग हैं, लंबी लिस्ट है। सो वन बाई वन वो उन्होंने लूज किया है इसको। अब एहसास थोड़ा सा पंजाब में हमें नजर आता है कि मरियम साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उस पर आते हैं कि वो कितनी बड़ी सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। अब इस पूरी गेम में से जो गेन किया है, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी इनके साथ हुआ था, यही काम हुआ था। लोग कहते थे कि जरदारी साहब ने जो ओहदे लिए थे, वजारतें ली थी लास्ट टाइम, उन पर कोई एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। अब की दफा भी वही है, वो सदर का ओहदा ले लिया है, सेनेट चेयरमैन का ले लिया है, गवर्नर्स ले लिए हैं, तो बाकी तो वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं हम वजारतें भी नहीं लेंगे, फुल टाइम जाए। सो जितना बर्डन है इस वक्त हुकूमत का मुस्लिम लीग नून पे है, जो इस पे अदालतों के दबाव आएंगे, मीडिया के आएंगे, आपको एस्टेब्लिशमेंट से दबाव आएगा, वो सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने हैंडल करना है। सो ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं होगा इनके पास, 6 मंथ मैक्सिमम। आप कहेंगे जब हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो 6 महीने में हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। सो एक इनका लास्ट एक बैटल है वो जो लड़ रहे हैं। सब 2-3 एस्पेक्ट हैं जो इसमें देखने वाले हैं। अब आते हैं मौलाना पे और पीटीआई के फ्यूचर पे। मरियम की आपने जिक्र किया कि वो नामजद वजीर आला है पंजाब की। पंजाब इस वक्त लग रहा है कि इन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है, और वो एक ऐसा मोर्चा है या तो वो मजबूत साबित होगा और वो या फिर वो एक पूरा फॉल का सबब बनेगा। अच्छा, मरियम की जो आज की स्पीच थी, पहली तो विक्ट्री उनकी ये कि उन्होंने 218 मखसूस नशिस्तों समेत जो है वो आज पार्लियामेंट का इजलास वो अपना वो कर लिया, पार्लियामानी कमेटी का, और उसमें बंदे उन्होंने नंबर पूरे कर लिए। बट द पॉइंट इज कि जो वो रोड मैप दे रही है, जो थ्रू आउट मिस्ड आउट कैंपेन थी, वो आज उन्होंने दिया, जिसे बहुत सारे टॉल क्लेम्स थे। सवाल लंबा हो जाएगा, सो यू नो कि क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं। ये बताइए कि ये क्लेम्स पूरे होते नजर आ रहे हैं। सेकेंडली, आपने जिक्र किया कि एक मरियम की एक अपनी एक पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स है, तो उसमें वो उसी तरह से चलेंगी जैसे शहबाज शरीफ चलते हैं और इदारों के साथ उनका सिंक देख रहे हैं। ये एक नया तजर्बा है जो वहां पे पंजाब में हो रहा है, पहले इस तरह का नहीं हुआ। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एक चीफ मिनिस्टर हैं, 12 करोड़ के सूबे को करेंगी। हमारे यहाँ एक मेल शेवनिस्टिक एटीट्यूड भी हैं कि आपके ऊपर एक फीमेल बास के तौर पर है। एक नया तजर्बा होगा ब्यूरोक्रेसी के लिए। लास्ट टाइम ये तजर्बा हुआ था बेनजीर भुट्टो साहबा का था, 96 वाला था, चलो वो सो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, क्या वो आपके सामने सबमिट करती है? अगरचे बहुत सारी पावरफुल मिसालें हैं कि मरियम साहबा जो हैं उस लेवल की गवर्नेंस कमांड वो कर सकती हैं। अगरचे माजी में जैसे मैंने कहा बहुत सारी खवातीन रही भी हैं, उस मार्गरेट थैचर देख लें, इसके बाद इंदिरा गांधी साहबा देख लें, या अगर इन्हीं के ऑन एस्ट्रोलॉजिकल नोट पे जाएं तो मरियम साहबा को जो स्टार है अगेन शी इज स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन इंदिरा गांधी वाज स्कॉर्पियन, कंडोलीजा राइस वाज स्कॉर्पियन, हिलरी क्लिंटन वाज स्कॉर्पियन, प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज स्कॉर्पियन, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। सो अगर आप उनकी एनर्जी गवर्नेंस कमांड लेवल पे जाएं, इवन जनरल बाजवा वाज ये स्कॉर्पियन थे सारे, शाहरुख खान जो हैं ये हैं, ऐश्वर्या राय हैं, मैं वैसे जस्ट उसमें बता रहा था। सो ये लोग तो हैं, पावरफुल लोग हैं, वेरी पावरफुल के, एनर्जेटिक हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, जैसे मैंने कहा कंडोलीजा राइस और मैं हिलरी का कहा, और दुनिया में बड़ी सारी मिसालें हैं, वो थी वहाँ पे जर्मन चांसलर थी। अगरचे वो थोड़े से लोग कहेंगे कि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमने अगर मरियम साहबा को देखा नहीं है,
وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی وہ ٹیسٹ نہیں, جیسے عمران خان صاحب کا ہم کہتے تھے, بڑے لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ خان صاحب کی آپ لوگ جو ہیں کسی بات پہ تنقید نہیں کرتے 2018 سے پہلے, وہ جی خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس وقت بھی کہتا تھا بھائی صاحب ابھی خان صاحب وہ گھوڑا ہے ریس کا جو ٹیسٹ نہیں ہوا. جب میدان میں آئیں گے, تلوار ہوگی, میدان ہوگی, گھوڑا ہوگا, تو پتہ چل جائے گا کس میں کتنی کیپیسٹی ہے. تو سیم گوز فار مریم نواز صاحبہ بھی ایز ویل. کیا مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک ونڈکٹیو اس میں جائیں گی, ریونج میں جائیں گی, جو میں ہمیشہ 3 لوگوں کے بارے میں کہتا رہتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں, مریم صاحبہ ہوں, ان کی بڑی شدید قسم کی بدترین کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. سو ایسے لوگ جو ہیں تھوڑی سی اپنے اندر ایک سیڈسٹک ایک آ جاتا ہے, سیڈزم آ جاتا ہے, جس کا وہ پھر اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب کو ہم نے دیکھا, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا, انہوں نے مخالفین کے ساتھ جتنے ان کو 3.5 سال ملے, انہوں نے بھی ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. بلکہ ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہوگا فیصل واٹر صاحب نے حامد میر صاحب کے شو میں کہا تھا جی ہم نے 5,000 بندوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے بنی ہوئی ہے, اب بندوں کو پھڑکا دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. جنرل باجوہ صاحب نے بعد میں یہ بات صحافیوں کو بھی کی تھی, انہوں نے بھی 5,000 لوگوں کو لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ نا ایسے 5,000 لوگ ہیں. یہ تو اگین یہ بات سامنے ہے, کنفرم ہو چکی ہے. سو وہ اپنے مخالفین کو وہ بھی سیٹل کر رہے تھے کہ ایک ایک کو کریں. یہاں پہ میری ان بلاول صاحب کے بارے میں یہ رہا, لوگ نہیں مانیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں بلاول صاحب بڑے ڈیموکریٹک, میں ڈیموکریٹک ہوں گے تو میں اگین گیو ہم اے چانس, یہ میری بات یاد رکھے گا, وہ بھی سیٹل کریں گے, فکس کریں گے. مریم صاحبہ کے بارے میں میری یہی رائے ہے کہ وہ اسی طریقے سے ایک سٹیج تک تو ٹالرنس بندہ کرتا ہے. ان پہ بہت سارے کریکٹر اسیسینیشن کی گئے, ان کے مخالفین نے ان پہ بھی ٹرینڈ چلائے ہیں, بڑی بڑی غلط باتیں چیزیں کی ہیں. اب وہ اس یہ نئی سوچ کے ساتھ جاتی ہیں کہ میری پوری فیملی کی ایک ڈائنسٹک پالیٹکس ان ڈینجر, آپ کا ایک بہت بڑی مضبوط اپوزیشن ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے لوگ اس وقت ایک انڈر تھریٹ ہیں, ان میں ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, خواتین جیل میں ہیں, وہ کیسز ہیں, پھر آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہیں کوئی ان کو فیئر الیکشن کے ذریعے نہیں جیتے, آپ دھاندلی کے ذریعے جیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ لوگ تھے تو پیچھے سے بیٹھ کے آپ کو سپورٹ دی کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کہا گیا ہے. ایک تھی نا, ایک تھوڑا ہوا چلی ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ ہے, حکومت ان کی بننی ہے, خان صاحب کی تو نہیں بننی, خان صاحب کو نہیں آنے دینا, نہ وزیر اعظم نہ ان کا کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا. سو انڈیپینڈنٹ کے لیے بڑا آسان کام تھا کہ وہ جا کے ملیں. تو یہ تھوڑا سا کوئی دیکھنا پڑے گا مریم صاحبہ کو کہ کیا ان میں اگر حکمرانی کے جراثیم ہیں یا پھر وہی ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, ان کو پلس a lot of micro management. اچھا کلاس جو ابھی ساری بات کر رہے تھے, I was wondering کہ مولانا فضل الرحمان کا کیا اسٹار؟ مولانا صاحب کا ہم ہیں دیہاتی لوگ, ہمارے لوگ جو ہے نو آفینسز, ہم جو اکثر جو ہے نا دیہاتی لوگ, اسٹار کی آپ نے بات کی نا, ہم مارچ اپریل یا ستمبر اکتوبر میں پیدا ہوتے ہیں, درمیان کے پورے کوئی سال ہمارے نہیں ہوتے. اب وجہ پوچھیں, یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب کے اس پہ کہ داخلے کے جو یہ دن ہوتے ہیں نا, داخلے جب سکولوں میں کھلتے ہیں وہ ہمیشہ مارچ اپریل میں ہوتے ہیں. سو بچے کو لے کر جاتے ہیں نا وہاں پہ سکول میں, تو ٹیچر پہ اگین دیکھتا ہے کہ آج کی ڈیٹ کیا ہے, آج مطلب 22 ہے, تو 22 کا دن, ہاں یار اس کو 5 سال پیچھے کرو. وہ یہ نہیں دیکھتے اسی دن کون سا سال ہے, مطلب 1975 ہے, 5 سال پیچھے کرو, اس کو لے جاؤ جی 70 پہ لے جاؤ. آج کے دن 22 فروری 1970 استاد نے جو ڈیٹ آف برتھ آپ کے لکھ دیا, ساری عمر وہی چلنی ہے. یہ ہمارے سارے جتنے رورل ایریاز کے لوگ ہیں ان کا یہی چلتا ہے. پھر اس کے بعد ستمبر اکتوبر میں داخلے کھولتے ہیں آپ کے, یہ پرائمری کے یا اسٹارٹ کے. سو موسٹلی لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ نہیں پتا ہوتی, رورل بیک گراؤنڈ سے ہوتے. ہمارے یہاں ریکارڈ رکھنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر بتاتے ہیں کہ بارش کا موسم تھا تو آندھی آئی تھی, تو گھر پہ ہم نے دال پکائی ہوئی تھی, تو 4 مہمان آئے ہوتے, اس وقت تو بیٹا پیدا ہوا تھا. اب وہ بیٹا بیٹھا رہے تو گیس کرتا رہے کہ یہ کون سا دن تھا, کیسے تھی, تو کس رات میں پیدا ہوا, نکلی ہوئی تھی بارش. سو مولانا صاحب کا بھی میں نو پرسنالٹی ٹریٹ سے کیا لگتے ہیں صاحب؟ پتہ نہیں پرسنالٹی ٹریٹ سے, اب میں مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. اچھا کمنگ ٹو دی ریئل کوسچن کہ مولانا صاحب کی جو سچویشن ہے وہ بڑی اس وقت آؤٹ سی ہے, تو اب وہ ویسے لگتے اب آپ نے پوچھ لیا نا تو میرے ذہن میں لگتے یہ بھی اسکارپین ہے. مولانا صاحب جو ہے نا اسکارپین ہے, اور میں ہمیشہ کہتا تھا اسکارپین کے بارے میں کہ پورے سب کے ساتھ لڑائی پھٹا کر لیں, اسکارپین کے ساتھ نہ کریں. تو اس لیے مولانا صاحب کے ساتھ بھی لوگ پھٹے کرنے سے ڈرتے ہیں ذرا تھوڑے سے. تو یہ ان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں مولانا صاحب کا؟ مجھے اب ان کی پھر خاموشی ہو گئی ہے. اب یا تو مولانا صاحب عجیب کچھ بارش دھوپ چل 3-4 دن تو انہوں نے بڑی گولہ باری کی, انہوں نے توپیں نکالی, گنے, میزائل, انہوں نے ڈرون, F-16 جو ہاتھ میں آتا گیا میزائل مارتے گئے. اور انہوں نے یہ داد تو دینا مولانا صاحب کو کہ انہوں نے 3-4 دنوں میں پوری لمحہ پا لیا سب کو, اور کسی کو ضرورت نہیں ہوئی ان پہ بات کرنے کی, جواب دینے کی. نوٹ کریں سارے ڈرے ہوئے تھے کہ جناب مولانا صاحب کے ساتھ نہیں چھیڑنا, مولانا صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں. اچانک مولانا صاحب کے انٹرویوز بند ہو گئے, اچانک مولانا صاحب ٹی وی پہ آنا بند ہو گئے, اچانک آج انہوں نے نون لیگ کو ریچ آؤٹ کیا, ان کو انکار مل گیا.
आप मैं और बात कर रहा हूँ, रीच आउट और चीज है। मौलाना साहब का फायर वर्क क्यों रुका है, सीज फायर क्यों हुआ है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। अब मौलाना साहब को पता चल गया है कि मौलाना साहब कोशिश कर रहे थे सदर बनने की, वो जरदारी साहब को अनाउंस कर दिया उन्होंने, उनको कोई स्पीकर की ऑफर भी कोई नहीं हो रही, उनको चेयरमैन की भी नहीं हो रही। मैक्सिमम इनको क्या दिया जाएगा मौलाना साहब को, इनको या वहां पे ये कौमी असेंबली में इसमें डिप्टी स्पीकर दे देंगे, या सेनेट में कोई डिप्टी इनको चेयरमैन मिल जाएगा, या बलोचिस्तान की गवर्नरशिप मिल जाएगी, या केपीके की मिल जाएगी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये है केपीके में देंगे मौलाना साहब को। तो मौलाना साहब जो है उनकी 3 या 4 सीटें मेरा ख्याल कौमी असेंबली में। अब उसके साथ वो कह रहे थे मुझे वो दें, आप सदारत दें। वो कह रहे थे वहां पे केपी में जनाब कि मुझे इलेक्शन हराया गया और ये पीटीए को उन्होंने जितवाया है। पीटीए कह रही थी कि हमारे साथ धांधली हुई है, मौलाना कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई है। दोनों धांधली वाले एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, शिकायतें एक दूसरे से हैं। सो मौलाना साहब जो है को लगता है कि मौलाना साहब के कोई उनको मिन्नत तरला करके उनको थोड़ा सा कोई ना कोई उनको चीज ऑफर की गई है। अदरवाइज मौलाना साहब इतनी खामोशी से जब ये ओहदे यहाँ पे बांटे गए हैं, मौलाना साहब का चुप करके बैठना मुझे कोई हजम नहीं हो रहा। या तो वो कहते हैं किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है, लल बिफोर द स्टॉर्म, और मौलाना साहब फिर आएंगे और या फिर ये कि कुछ हो गया है। मेरा तो ख्याल है मौलाना साहब को कुछ राजी किया गया है मौलाना साहब की। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है सेगमेंट का। क्लास अब क्विकली पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीटीए वाले बड़े हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं, सेंसिटिव बड़े हैं, वो तो इनकलाब लाने के उसमें होते हैं। अब सवाल ये था कि इनके पास 2-4 ऑप्शन थे जो पीटीए को सबसे बड़ा, हम इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। एक जो सवाल मेरा ख्याल है करने वाला है, जो आप उस वक्त हम जब हामिद रजा होंगे या इनके बैरिस्टर गोहर होंगे। अब सवाल ये है, खान साहब ने सारी की सारी वो कहते हैं दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। वैसे आप जरा दिलचस्प चीज देखें कि मेहनत की है पीटीआई वालों ने, मारे इन्होंने खाई हैं, जेलें इन्होंने भुगताई हैं, बंदे बेचारे इनके गए, लीडर इनका जेल में, शाहमद कुरैशी साहब जेल में, परवेज इलाही साहब जेल में, फवाद चौधरी साहब जेल में, अगरचे पता नहीं वो पार्टी में है या नहीं है वहां पे। इसके बाद आपकी यास्मीन राशिद साहब, नहीं मान, आपके सारे जेल में हैं लोग जो हैं। आपने कंपेन की, वो सारी की सारी सीटें अब किसके खाते में गई हैं? सुन्नी इत्तेहाद में गई हैं। मतलब जितने लोग भी हैं, एक तो दाद देनी चाहिए जनाब के इनके ये अगेन जो आज़ाद लोग थे वो खड़े रहे हैं, खान साहब के हुक्म के उन्होंने वो की है, पासदारी की है कि उन्होंने जाके जमा करवा दिए। सो अब सारी की सारी पीटीआई जो है वो बन गई है ये सुन्नी इत्तेहाद आपकी वो जो कौंसल है या तहरीक है। कल को अगर आपको अदालत से सपोजली कोई रिलीफ मिलता भी है इन केस से, हाँ जी चलो जी बहाल हो गई है जी पीटीआई, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, तो ये सारी सीटें वापस कैसे जाएंगी उनके पास, और कल को इनको कमांड कौन करेगा? अब टेक्निकली मैं एक और 2 चीजें देख रहा था। इलेक्शन है, ये साहबजादा साहब जो उसमें ये लड़े हैं सुन्नी इसकी इत्तेहाद कौंसिल के, ये आजाद इलेक्शन लड़े हैं और इनकी पार्टी जो रजिस्टर्ड है इनके नाम पे रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, खुद आजाद लड़े हैं वो। अब मुझे नहीं पता कि जब ये वहां पे सीटें लेने जाएंगे इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि भाईजान आप तो अपनी पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़े, आप सीट पे इलेक्शन नहीं लड़े। मैं उसमें देख रहा था उनका जो फॉर्म उनका 47 है उस पे तो वो उनको आजाद आ रहा था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने निकलवाया है ये, उसमें मैंने उनको ज़ाहिद बलोच साहब को कहा और राना साहब को कहा वहां से निकाले, वहां पे पार्टी का नाम है। सो अब मुझे नहीं पता कि जनाब के वो जो आजाद बंदा लड़ा है वो कल को पार्टी का नाम अगर वो ये पार्टी के झंडे पे नहीं लड़े तो फिर वो कैसे क्लेम करेंगे जनाब हमें सीटें दें या हमारी पार्टी के लोग। सो एक और मुझे लगता है लीगल इशू है, आई एम नॉट क्लियर अगेन आई वुड से कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या चीज होंगे, लेकिन फड्डा होगा इस पे कोई ना कोई रोला। नंबर 1 नंबर 2 ये कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा? वो तो फिर ये हो गया ना साहबजादा साहब जो है सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के वो जो अगर सदर हैं या चेयरमैन है तो टेक्निकली ही इज द बॉस, ही विल रन द शो। वो इनके अपोजिशन लीडर होंगे, बैरिस्टर गोहर साहब तो नहीं होंगे। अब वो किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, गुंजाइश निकलती है, ये और चीज है। कल को जब कोई वोटिंग होगी, कोई बिल पे वोट करना है या कल को आपने स्पीचेस करने या कोई भी हाउस में आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, वो तो साहबजादा साहब की वो हिदायत चलेंगे, उनकी मर्जी के अगेंस्ट तो पीटीए वाले वोट नहीं डाल सकते, डालेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लास उन पर अप्लाई। सो इमरान खान साहब ने अपनी सीटें बचाने के लिए या अपनी पार्टी के लोग बचाने के लिए, हालांकि ये मुमकिन था इनको आजाद रखते, ठीक है इनको आजाद रखते, वो 3 दिन का जो पीरियड होता है अपनी पार्टी को बचा के रखते, लेकिन वो सिर्फ खवातीन सीटों के चक्कर में सारी की सारी पार्टी उठा के उन्होंने उन साहबजादा साहब के हवाले कर दिया कि जनाब ये बंदे पकड़े और इनको संभालें और इनको चलाएं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। यहाँ पे इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, एक तो धांधली केस की समाअत उसके साथ क्या हुआ, फिर इसके अलावा शौकत बसरा के साथ क्या हुआ और चीफ जस्टिस क्यों बरहम हुए मीडिया के ऊपर। ये तमाम मौजूआत हैं जो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, कंबर जैदी। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम आज जो काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, सो स्टार्टिंग फ्रॉम जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली हैं, उनकी एक ये दरखास्त थी धांधली के बारे में, उसको जिस तरह से वो खारिज की गई है और जो जुर्माना भी हुआ है वो खुद पेश भी नहीं हुआ है, जरा इसकी डिटेल्स बताइएगा आज क्या हुआ। देखेंगे, रिटायर्ड जो हैं साबिक फौजी अफसर हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ ब्रिगेडियर लगाया हुआ था, लेकिन 2012 में जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर में कोर्ट मार्शल हुआ था, 5 साल की इन्हें सजा सुनाई गई थी। इनकी जो दरखास्त थी वो इंतखाबात के हवाले थी कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, धांधली हुई है, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाए। ये जब रिपोर्ट हुई तो चीफ जस्टिस ने उस टाइम भी कहा था कि ये किस तरह से रिपोर्ट हो गई, अभी तो ये हमारे सामने बेंच के सामने मुकर्रर नहीं हुई। बहरहाल ये दरखास्त पे जो समातें हुई हैं उसमें चीफ जस्टिस ने पहली समात पे कहा कि ये साहब कौन है, किस तरह से इन्होंने दरखास्त कर दिया, खुद कहाँ पे हैं, उनको जाए। तो तमाम एसएचओज को जो है, जो उनके मुतलका इलाका है और दीगर भी, उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये अवेलेबल हो सकते हैं इनको लेके आए, इनके घर पे नोटिस चस्पा करें और फिर उसके बाद इनको घर वालों को भी इंफॉर्म करें कि इनको सुप्रीम कोर्ट में लाजमी हाजिर होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुई तो ये साहब मौजूद नहीं थे। बताया गया कि इनके घर पे भी गए हैं, लेकिन ये घर पे भी नहीं थे, इनके घर के बाहर नोटिस भी लगा दिया था, लेकिन इन्होंने बजरिए ईमेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया कि वो बाहर गए हैं, अपनी ट्रैवलिंग इनकी बहरीन, दुबई से बहरीन थी, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हाजिर नहीं हो सकते। जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफी भरम भी हुए कि क्या ये सब दरखास्त जो है मलाइन करने के लिए इंस्टीट्यूट को की गई थी, या ये सिर्फ दरखास्त का मतलब सिर्फ पब्लिसिटी था, मीडिया को पहले दे दी गई और उसके बाद ये साहब खुद तो निकल गए। ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी इदारे को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी के अपने पर्सनल मकासद की खातिर। फिर इनके बारे में जब पूछा गया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो है इन्होंने ब्रिगेडियर का नाम गलत यूज किया, इनका तो कोर्ट मार्शल हो चुका है। तो अदालत ने इनको कहा कि एक तो इन्होंने रीजन नहीं बताया कि क्यों ये बाहर गए और वापस क्यों नहीं आ सकते, तो इस वजह से अदालत ने इन्हें 5 लाख जुर्माना कर दिया और कहा कि इनकी जो लिटिगेशन है वो फ्रिवलेस है और इस वजह से जो है दरखास्त को खारिज कर दी गई इंतखाबात के हवाले से। ये अच्छा कमर, ये बताइएगा, ये जो आपने कहा है कि लगता है 5 का कोई हिस्सा जो है ना इनका, ये ब्रिगेडियर साहब के लिए कोई अच्छा हिस्सा नहीं है कि 5 साल की सजा हुई और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ जो आप बता रहे हैं। सो 5 कोई इनके लिए डिजिट जो है ना कोई अच्छा साबित नहीं हुआ। ये 5 साल उन्होंने जेल गुजारी थी या रिपोर्ट हो रहा कि सजा सुनाई दी गई थी, तो क्या वो जेल में रहे वहां पे उनको कोर्ट मार्शल हुआ जब? देखें, इस हवाले से अदालत के सामने तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो अदालत ने नहीं पूछा कि ये 5 साल क्या थी, मतलब आई डोंट नो कि इसके अदालत ने महज से इनके हवाले से कहा कि ये ब्रिगेडियर साहब हैं, तो अदालत को बताया गया कि नहीं कि इनका कोर्ट मार्शल हो गया था, जिसके बायस इन्होंने अपने उर्दू का गलत इस्तेमाल किया। लिहाजा अदालत ने भी अपने ऑर्डर्स में उसको रिप्रोड्यूस किया है कि कोई भी शख्स जिसका कोर्ट मार्शल हो तो हुकूमत पाकिस्तान को भी उसका ख्याल करना चाहिए कि वो अपने ओहदे का जो हुकूमत पाकिस्तान ने उसे दिया है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ये बात भिजवाई है। वैसे ओवरऑल अगर 5 साल की सजा हुई है तो इन साहब ने 5 साल काटे होंगे कोर्ट मार्शल के तहत इनकी जो सजा सुनाई। मैं इसलिए कह रहा था कि ये केस कोई, ऑफ कोर्स बहुत सारे साल गुजर गए हैं, 14 मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं कह रहा था, तो कोई हो गए हैं, कोई इसको 12-14 साल होने वाले हैं कि ये तो फिर केस अगर उनको वहां पे कोर्ट मार्शल हुआ तो फिर इसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ होगा, मतलब वो उनको राइट मिलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी सजा जो है आई होगी, वहां से कंफर्मेशन हुई होगी, या आपका ख्याल है कि मिलिट्री ट्रायल था वहीं पे हुआ और वो आगे चैलेंज नहीं हुआ। सो आई एम बिट कंफ्यूज कि इनको वाकई 5 साल जेल में गुजारे, अडियाला जेल में, जैसे पहले हमने देखा माजी में कुछ जनरल बाजवा साहब के दौर में कुछ जर्नलों को और कुछ अफसरान को सजाएं हुई थी, तो वो अडियाला जेल में अभी तक भी हैं कुछ। तो ये इसको फॉलो अप करेंगे आपको थोड़ा सा, इट मे बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी क्लास साहब, बिल्कुल कि एक आउट ऑफ नो वेयर एक शख्स जो है आता है और उसके बाद वो दरखास्त दायर करता है, उसकी दरखास्त पे बड़ी हलचल मिलती है मीडिया में भी, और ये ख्याल किया जाता है कि शायद इनकी दरखास्त के जरिए कोई धांधली वाले केस पे भी चीफ जस्टिस रिमार्क दें या वो भी टेकअप किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी के जो उन्होंने रिवील किए थे वो भी इन्हीं के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, तो बड़ा लिंकअप हो रहा था केस, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं।
ان کے حوالے سے اسٹوری جو انفارمیشن اویلیبل ہے ان کے حوالے سے اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ یہ بھی بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا بھی استعمال کیا کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے. تو سپریم کورٹ نے آج اس کو بھی چلیں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, اس پہ تھوڑا فالو اپ ہم بھی کریں گے, تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چیک کیا جائے کہ کیا ایشو ہے. یہ آج جو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی اس پہ چیف جسٹس صاحب انہیپی تھے کہ ہمارا تو اجلاس ہی نہیں ہوا, یا ٹکر چل گئے, سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہو گئے, ری ٹویٹ ہو گئے, کامنٹس ہو گئے, ہزاروں بلا بلا. واٹ واز دا اسٹوری؟ سر وہ اصل میں ایک تو اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا, دوسرا اس خبر کے حوالے سے کہا. ایک تو یہ خبر پہلے کمیٹی کے سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ یہ درخواست جو ہے آرٹیکل 184 کے تحت دائر ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی فکسیشن برانچ میں آتی نہیں ہے خبر, پہلے جو ہے میڈیا پر لگ جاتی ہے. پھر عدالتی جو اجلاس ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ کمشنر کے حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا جس میں جسٹس صاحبان بیٹھے, کافی سارے ٹی وی چینلز نے رپورٹ. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نو آفینسز, میں نے یہ رپورٹ نہیں کیا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نو آفینسز, معذرت کے ساتھ, بڑا ان کا دل میں میرا احترام ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں, جب ان کی جسٹس چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ وار آف ورڈ چل رہی تھی 2019 آنورڈ, اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ جو لیٹر بازی کی جاتی تھی, ایون قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اپنے لیٹر تھے وہ بھی میڈیا میں آ جاتے تھے سر. اور تو یہ تو بڑی پرانی روایت ہے کہ پہلے میڈیا میں چیزیں آئیں اور پھر بعد میں اس بندے تک پہنچیں. سر کلاسر صاحب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو لیٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لکھتے تھے اور وہ ان پر جب ریفرنس آیا تھا تب بھی لکھے جاتے تھے, اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً لکھے جاتے تھے, تو وہ میڈیا کے ہاتھ اور مخصوص صحافیوں کے ہاتھ پہلے لگ جاتے تھے جو کہ پبلش بھی ہو جاتے تھے. اور اس پر جو ہے اس ٹائم کے چیف جسٹس اکثر کہتے تھے کہ یہ کب آیا ہے. ہم نے عدالت میں یہ ریمارک سنے کہ یہ کب لیٹر ہوا ہے. جج صاحب کو چاہیے تھا, باقاعدہ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ریمارک کی کہ جج صاحب کو چاہیے تھا اگر ان کے کچھ گریوینسز تھے تو ہم سے کنوے کرتے, ہم آپس میں بیٹھ کے اسے شاید بہتر طریقے سے ریزالو کر لیتے. تو یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ خود لیٹر لکھتے رہے ہیں اور وہ لیٹر میڈیا پہ پبلش ہوتے رہے ہیں, اور ان پہ بلکہ صرف پبلش نہیں ہوتے رہے, اس کے حوالے سے اکثر رات کے پروگرامز کا, رات کے 8 بجے کے پروگرامز کا وہ ایجنڈا ہوتے تھے لیٹر. تو میرا خیال سے چیف جسٹس جو ہیں وہ اب رائٹ ناؤ بہت زیادہ برہم نظر آ رہے ہیں کہ کیوں خبر چل جاتی ہے. اچھا, مظاہر نقوی صاحب کا بڑا ایک غیر معمولی فیصلہ آیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا جی کہ انہوں نے ریزگنیشن دے دیا, جج صاحب نے چلے گئے, پروسیڈنگ ہو رہی تھی, اب اس پہ انہوں نے بھی کہا جناب کہ میرے خلاف پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے چھوڑ دیا. تو بڑا غیر معمولی فیصلہ کیا ہے انہوں نے جوڈیشری, انہوں نے کہا نہیں, آپ کے ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن ہے, آپ کے ریزگنیشن دینے سے وہ ختم نہیں ہو جاتے, نہ روکے جا سکتے. اس کی کیا سٹوری ہے سر؟ مظاہر نقوی صاحب کتنی مشکل میں ہے اس وقت اس فیصلے کے بعد؟ سر مظاہر نقوی صاحب اس ٹائم کافی مشکل میں نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عافیہ شہر بانو کیس کا آج فیصلہ آیا ہے. وہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اکبر نقوی کے کیس کو ٹارگٹ کر کے رکھا گیا تھا کیونکہ یہ کیس بیسکلی جسٹس ثاقب نثار کے خلاف تھا. یہ کیس جس میں فیصلہ جو دیا گیا تھا وہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن میں دیا گیا تھا کہ کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ عہدے سے ہی ہٹ جاتا ہے, تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز آرٹیکل 209 بڑا کیٹیگوریکلی لگتا ہے کہ اگر جج کے خلاف کوئی کرپشن یا کوئی بھی چیز ثابت ہوگی تو اس کو جو سفارش کی جائے گی وہ صدر مملکت کو کی جائے گی کہ وہ عہدے پہ نہیں رہ سکتا. جب وہ عہدے پہ نہیں رہا تو اس کا ریڈنڈنٹ ہو گیا آرٹیکل 209. اور آج عدالتی معاون خواجہ حارث جو کہ ایک ٹاپ لائر ہیں اور بڑے جرنلسٹ لائرز کمیونٹی میں بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, ان کی رائے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے, بڑے بڑے کیسوں میں ان کو معاون مقرر کیا جاتا ہے. آج انہوں نے جب یہ دلائل دیے تو جسٹس جمال نے آگے سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے جج وہ چلا جائے اور اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہو تو ہم کارروائی روک دیں. انہوں نے کہا کہ جب وہ جج عہدے پہ نہیں رہا ہے تو آپ کارروائی کر کے کیا کریں گے, اس کی مرضی ہے وہ جواب دے یا نہ دے. تو پھر جسٹس جمال نے کہا کہ نہیں, آرٹیکل 209 یہ نہیں کہتا, آرٹیکل 209 صرف یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کو سفارش نہیں کی جائے گی لیکن باقی کی کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے. جس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو روک سکتی ہے کیونکہ یہ پہلے بھی کیسز میں دیکھنے کو آیا کہ سپریم کورٹ نے روکا جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری پھر ثواب دید ہے, ہم نہ روکنا چاہیں. بہرحال یہ جج کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اقدامات آپ ان کا مظاہر نقوی صاحب کا ٹرائل ہوگا, اب یہ کون سا ادارہ کرے گا؟
नैब, FIA या कोई और एजेंसी, मतलब who will probe him further? साहब अभी तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल चलेगी, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अपना जो कार्रवाई की सिफारिशात है वो मुरतब करेगी। अगर उसमें वो देखते हैं कि इनके खिलाफ वाकई केस बनता है तो मेरा ख्याल से ये नैब का केस बनेगा और नैब को भिजवाया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अगर अच्छा, ये चला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शौकत बसरा साहब की क्या कहानी थी? आज वो बात करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी। क्यों आपने पूछा बसरा साहब से कि व्हाट वाज द स्टोरी, या वो चुप रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद? ठीक है जी, बिल्कुल मेरी शौकत बसरा साहब से बात हुई थी, इवन इस केस के बाद भी बात हुई थी, हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। ये केस जब खत्म हो गया तो उन्होंने कहा मैं कॉन्टेम्प्ट वगैरह से नहीं डरता और मैं तो बात करूंगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बड़ा कैटेगोरिकली रोका था कि आप बाहर जाकर मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि शौकत बसरा कुरान उठा के ले आए थे और उन्होंने कहा था मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आप ना इस केस में वकील हैं, ना ही आपका ताल्लुक है। ठीक है कंबर, आई एम सॉरी मुझे आपकी बात काटनी पड़ी है, लेकिन ब्रेक के लिए हमें जाना है और ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करेंगे ये जो तमाम तर मामलात हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की हैपनिंग्स और जो ये पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। आपने बहुत शुक्रिया, हमें एनलाइटन किया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे डिस्कशन को, यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप बात कर रहे थे, जब कंबर डिटेल्स बता रहे थे खासतौर पे ये जो धांधली केस है, इस हवाले से ब्रिगेडियर अली इनका क्या बैकग्राउंड है, जिनकी ये कोर्ट मार्शल की बात हो रही है और जिनको सजा हुई 5 साल की और अब उन्हें 5 लाख जुर्माना हुआ है, क्या सजा हुई थी और सजा उन्होंने काटी थी कि नहीं? आपने कुछ ब्रेक में फिगर आउट किया? मैं तो उनके जिम्मे लगा रहा था, खुद भी मैं रिपोर्टर हूं, तो मैं इससे पहले कि मैं कंबर के जिम्मे लगाऊं कि वो फॉलो अप करें, मैं खुद क्यों ना बैठ के ब्रेक में फॉलो अप करूं। तो फॉलो अप के बाद बड़ी स्टोरी निकली है। ये ब्रिगेडियर अली खान साहब जो हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था 5 मई 2011 को। अच्छा। और फिर इनको 2012 में सजा दी गई थी 5 साल की, एंड ही वाज रिलीज्ड इन जून। बड़ा मशहूर ज़माना केस है, ये आया था जनरल कियानी साहब के दौर में हुआ था। उस वक्त इन पे ये इल्ज़ाम लगा था, इनको जो गिरफ्तार किया गया था, ये सिर्फ अकेले गिरफ्तार नहीं हुए थे, इनके साथ 1 2 3 4 5 और भी मेजर ये लेवल्स के या अफसरान थे। इन पे इल्ज़ाम ये लगा था ब्रिगेडियर अली खान साहब पे कि ये रिक्रूट कर रहे थे हिजबुल, ये तहरीर थी, एक बैंड, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्रिटेन से जिसका तल्लुक था। तो उनका जो मॉडल था यहाँ पे, वो कू कराना चाह रहे थे कि जो मिलिट्री आपके अफसरान हैं उनको रिक्रूट करके उनके जरिए कू कराई जाए। और इसमें उन्होंने उसमें जिनको उन्होंने एक्सेस की थी अफसरान से, उसमें आपके 111 ब्रिगेड के भी कमांडर को उन्होंने एक्सेस किया था कि आप हमारे साथ मिलें। ये 111 ब्रिगेड वो है, जब कू होती हैं पाकिस्तान में तो ये सबसे अहम रोल जो है वो 111 ब्रिगेड का है। तो ये 5 लोग जो हैं ये पकड़े गए थे। इन पर इल्ज़ाम था कि फौज के अंदर आप हिजबुल तहरीर के कहने पे इन रोड्स बना रहे हैं, अफसरान के अंदर एक उसका आप कू का कोई प्लान तैयार कर रहे हैं। तो इस पर इनको 5 साल सजा दी गई थी। ठीक है। और ये अडियाला जेल में इन्होंने पूरी की है और इनको वो थी वो कैद ब मुशक्कत। क्लास अब यहाँ पे रोकना पड़ेगा, इसका फॉलो अप करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है 4-5 और भी हैं शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।